तो बच्चों, आज 9th क्लास की बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल्स हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सेल्स हमारे जीवन में, सेल्स का क्या महत्व है, जीवन क्या है, सेल्स क्या है। तो बेटा सेल्स जो है ना, लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक है। सपोज़ कोई इंसान है तो उस इंसान के पूरी बॉडी के अंदर केवल सेल्स ही हैं। बहुत तरह की सेल्स होती हैं जिनके बहुत तरह के काम होते हैं अलग अलग। तो अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति है, उसका एक जीवन है, तो सेल्स क्या है? सेल्स वे करोड़ों अरबों जीवन हैं जिनसे मिलके उस एक जीवन की संरचना हुई है। एक्चुअली में कोई एक लिविंग बीइंग के अंदर सेल्स को ऐसे समझो कि किसी एक लिविंग बीइंग के अंदर हजारों करोड़ों जीवन चल रहे हों। सारी सेल्स हैं। सपोज़ हमें भूख लगती है तो एक्चुअली में सेल्स को भूख लगती है। सेल्स अपना खाना बनाती हैं, सेल्स जीवन में एनर्जी भरती हैं, सेल्स को ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। सेल्स ही सारी चीज़ें सिक्योर करती हैं। अलग अलग शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की सेल्स होती हैं जिनके विभिन्न अलग अलग तरह के काम होते हैं। सेल के अंदर ही सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं। कोई बच्चे की हाइट ज़्यादा है, किसी की हाइट कम है, कि किसी का रंग कैसा है, किसी का कैसा है, किसी की आइज़ किस तरह की हैं। तो सारी कमियां, सारे गुण, सारी वैरायटी, सब कुछ किसके अंदर होती है। सारी इन्फॉर्मेशंस जो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर पहुंचेंगी वे किसके अंदर होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। तो एक 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 कर कर सेल जुड़ती रही, फाइनली एक पूरा जीवन तैयार हुआ। तो जब कोई एक लाइफ स्टार्ट होती है इनिशियली किसी ह्यूमन बीइंग की भी, तो स्टार्टिंग में वो एक ही सेल होता है, वन सिंगल सेल। हाफ सेल आती है फादर से, हाफ सेल मिलती है मदर से, और कंप्लीट जुड़ के एक सेल होती है। उसी एक सेल से डिवीज़न होते हैं, एक सेल, दो से चार, चार से आठ, इसी तरीके से सेल डिवीजन्स होते 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 इस पूरी बॉडी का निर्माण होता है। तो बॉडी में अलग अलग तरह के ऑर्गन्स हैं। बॉडी ऑर्गन्स के हिसाब से अलग अलग तरह की सेल्स हैं जिनके काम, फंक्शंस अलग हैं, जिनके स्ट्रक्चर्स अलग हैं, जिनके अंदर थोड़े थोड़े से वेरिएशंस हैं। लेकिन मैं बात करूं सेल के मेन फंक्शंस की, तो मेन जो ऑर्गन्स होते हैं, अधिकांश 99% जो चीज़ें होती हैं सेल्स के अंदर, वे सारी की सारी सेम होती हैं हर एक एनिमल के अंदर। तो सेल के बारे में पढ़ना, सेल के बारे में जानना, तो उससे हम अपने जीवन के बारे में भी चीज़ों को समझते हैं। इसीलिए बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्या होगा? सेल होगा। तो एक सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी? तो सपोज़ कि हम देखते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड में दो तरह की जीवित चीज़ें हैं, एक प्लांट्स हैं और एक एनिमल्स हैं। तो सेल्स भी दो टाइप की हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल। तो प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की अगर हम बात करें जनरली, तो एनिमल सेल की सबसे बाहर की एक कोटिंग होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्योंकि देखो सेल्स हैं और सेल्स के बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब उसको खाना चाहिए, खाने से उसे एनर्जी बनानी है। जब एनर्जी फॉर्म होगी, जब एनर्जी बनेगी, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड उस सेल को बाहर निकालना है, ग्लूकोज को अंदर एंटर कराना है। वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, कभी वाटर अंदर जाएगा, सेल की रिक्वायरमेंट है, कहीं पर ज़्यादा होगा तो बाहर निकलेगा। तो सेल के पास ये सारी चीज़ें लेके आने का काम, और सेल से ये सारी चीज़ों को लेकर जाने का काम किसका होता है? ब्लड वेसल्स का। तो ब्लड वेसल सेल को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराती है, और सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा, जो सेल की एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनको लेकर बॉडी से बाहर करती है। तो ये सारा काम ब्लड वेसल्स का है। तो सेल्स के एक बेसिक रूल्स की हम बात करें तो हर एक सेल अपने आप में कंप्लीट लाइफ है, और एक कंप्लीट लाइफ के लिए एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है। उसको एनर्जी फॉर्म भी करनी होती है, वर्क भी करना होता है, प्रोटीन्स भी बनाने होते हैं। तो जीवन जीने के लिए जितनी सारी चीज़ें चाहिए वो सब काम करेगी। तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे उसको हम समझे, तो उसकी एक छोटी सी वीडियो देखते हैं और समझेंगे कि सेल्स किस तरीके से काम कर रही हैं। मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन को? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए बोलते हैं क्योंकि सेलेक्टिव चीज़ें ही मेम्ब्रेन से सेल के अंदर आ सकती हैं, और वही सेलेक्टिव चीज़ें मेम्ब्रेन के सेल में से मेम्ब्रेन के बाहर जा सकती हैं। सारी चीज़ें अंदर बाहर सेल मेम्ब्रेन के पर्टिकुलरली नहीं होती, सेलेक्टिवली चीज़ें होंगी। और वे जो होंगी वो डिपेंड करेगा एक पर्टिकुलर प्रोसेस पर, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस, ठीक है, या डिफ्यूज़न।
ठीक है। और डिफ्यूजन क्या होता है, ओस्मोसिस क्या है, डिफ्यूजन है कि चीज़ें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। हमेशा जहाँ कंसंट्रेशन हाई होगी वहाँ से वो चीज़ निकलेगी और उधर की तरफ चलेगी जहाँ पे लो कंसंट्रेशन होगी, दैट प्रोसेस इज डिफ्यूजन। और यही डिफ्यूजन जब स्पेशली वाटर का होता है तो हम उसको बोलते हैं ओस्मोसिस, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भरा होता है एक जेली टाइप लिक्विड, सेल मेम्ब्रेन है सबसे बाहर और उसके अंदर भरा होता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे भरा होता है एक जेली टाइप लिक्विड जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक। उस जेली टाइप लिक्विड के अंदर सेल के छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं, जो छोटे छोटे ऑर्गेनल्स हैं, सेल के जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनसे वो पूरी सेल बनी है, तो उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। वे सेल ऑर्गेनल्स इसी साइटोप्लाज्म के अंदर तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर अब उसके और अंदर देखते हैं तो बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, ये सारे ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। ये सभी क्या हैं, सेल्स के ऑर्गेनल्स होते हैं। ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है ये क्या है, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। अब दो प्रकार के सेल्स हैं हमारे यहाँ पे, दो प्रकार के सेल्स हैं। वे सेल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक सेल हमारी है यूकैरियोटिक सेल और दूसरी है प्रोकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरह की सेल्स हैं। तो उन सेल्स, वे जो सेल्स हैं वे किस तरीके से वर्क करेंगी, तो प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है। तो प्रोकैरियोटिक मतलब वे सेल्स हैं जो प्रिमिटिव है, बहुत पहले से जो सेल्स हैं, यानी कि जब इस संसार की संरचना हुई थी और सबसे पहली सेल, जो सबसे बेसिक और पहली सेल आई थी वो ये थी प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहली इस धरती पर सबसे पहली जीवित सेल जो थी ये प्रोकैरियोटिक सेल थी। अब प्रोकैरियोटिक सेल कैसी है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर ये सारी चीजें नहीं है जो दिख रही है हमें। यहाँ पे देखो आपको अलग अलग ऑर्गेनल, सारे ऑर्गेनल्स अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे, बीच में न्यूक्लियस है बड़ा सा, ये भी दिख रहा है, ठीक है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसका ऑर्गेनल है, ये भी दिख रहा है। तो सारी चीजें दिख रही है, लेकिन इसके अंदर सब कुछ देखोगे आप, सब कुछ क्या है, धुंधला धुंधला है, सब एक ही है। तो इसके पास भी सारी चीजें होती हैं, इसके काफी सारी चीजें होती हैं, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन स्पेशली अलग अलग नहीं होते, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते। जैसे इसमें आप देखोगे सारे के सारे ऑर्गेनल्स क्या हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, अलग अलग हैं, सबकी एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन है, वो अलग है, घूम रहा है, उसका काम अलग हो गया, सबके अपने अपने ऑर्गेनल्स हैं। न्यूक्लियस है उसको बिल्कुल एक डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड न्यूक्लियस है, ठीक है। तो बिल्कुल अलग है, ठीक है, सेपरेट है, डेवलप्ड है। लेकिन इसमें आप देखोगे तो न्यूक्लियस के जो ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं वे सारी की सारी फैली हुई हैं, सब एक तरफ से मिक्सर है, ठीक है। तो ये अनडेवलप्ड सेल है, क्योंकि प्रिमिटिव सेल है, अनडेवलप्ड है। और ये प्रोकैरियोटिक सेल होती है जिसमें कोई स्पेशली अलग अलग ऑर्गेनल्स नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड डिफरेंट अलग अलग न्यूक्लियस अलग नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है। इसमें सारी चीजें क्या हैं, वेल डिफाइंड हैं, वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है। तो ये जीवन के प्राथमिक चरण में जो सेल हमारे सामने आई थी वे हैं। तो ये जो सेल्स है प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये किस तरह के लाइफ के अंदर पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं स्पेशली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिस तरह की, जैसे कि बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज के अंदर ये तरह की सेल्स, काफी सारे बैक्टीरियाज में इस तरह की सेल देखी जाती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनल्स के अंदर। और ये हमारी है यूकैरियोटिक सेल, जो कि वेल डिफाइंड है, डेवलप्ड है, स्पेशली न्यूक्लियस इसका डेवलप्ड है, सारे ऑर्गेनल्स मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। तो ये यूकैरियोटिक सेल है जो आज के डेवलप्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये इस तरह की सेल पाई जाती है, ठीक है। अब तो जैसे जैसे अब यूकैरियोटिक सेल को हम देखते हैं, डीप इसके जाते हैं, तो इसके अंदर सबसे मेन चीज होती है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के अंदर जैसे ही आप एंटर करोगे तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या मिलेगा, एक और तरह का एक लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को हम बोलते हैं, डीएनए का फॉर्म होता है क्रोमेटिन। तो इनके पास इंफॉर्मेशंस होती है, इंफॉर्मेशंस किस चीज की, कैरेक्टरिस्टिक्स की, गुण की, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो गुण हमें अपने माता पिता से मिले हैं, उन सारे गुणों की, कैरेक्टरिस्टिक्स की सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती हैं, ठीक है। और इन्हीं क्रोमेटिन्स, यही क्रोमेटिन्स जब सेल डिवाइड हो रही होती है तो यही सारे क्रोमेटिन्स मिलकर आपस में कंडेंस होते हैं और फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम्स का, ठीक है। क्या फॉर्म लेते हैं, ये फॉर्म लेते हैं किसकी, क्रोमोसोम्स की। दीज आर द क्रोमोसोम्स। ये सारे क्रोमेटिन्स आपस में क्या होंगे, कंडेंस होंगे, और कंडेंस होने के बाद ये न्यूक्लियस के जस्ट बाहर न्यूक्लियस से चिपका होता है, ठीक है।
तो ये दो तरह के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो राइबोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर से निकले थे, न्यूक्लियोलस ने क्या फॉर्म किया था राइबोसोम्स को, तो राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस से निकले, फिर ये न्यूक्लियस में से भी निकले और बाहर जाने के बाद राइबोसोम्स की सरफेस पर चिपक गए। तो जिस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर चिपक गए, तो जिस तरह के एंडोप्लाज्मिक ईआर के सरफेस से भी चिपकते हैं तो उसको बोलते हैं रफ ईआर, दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम्स नहीं चिपकते उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसईआर। ठीक है, तो राइबोसोम्स बहुत ही स्पेशल तरह की चीजें हैं जो फॉर्म करती हैं प्रोटीन्स का। डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स होते हैं जिनकी जरूरत है हमारी बॉडी को, और ये अलग 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 तरह के प्रोटीन्स की संरचना, उसके फॉर्मेशन कौन करता है, राइबोसोम्स करते हैं। तो स्पेशली जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनसे पूरा डीएनए तैयार होता है, वे कैरेक्टरिस्टिक्स जितने भी सारे हैं वे भी न्यूक्लियस का ही एक फॉर्म है। अलग अलग तरह के न्यूक्लियस से अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स और जीन्स तैयार होते हैं। तो ये प्रोटीन्स का निर्माण कौन करता है, इनका निर्माण करता है राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स को फॉर्म कौन करता है, राइबोसोम्स को फॉर्म करता है न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है वो उसको फॉर्म करता है। और उसी न्यूक्लियोलस से निकलने के बाद ये कहाँ चिपकती हैं जाके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। जिस एंडोप्लाज्मिक के अंदर क्या हो रहा है आप ध्यान दोगे, लाइसोसोम के अंदर क्या होगा कि लाइसोसोम्स क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप के अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, जो डिफरेंट टाइप के अनवांटेड प्रोडक्ट्स हैं, उन अनवांटेड प्रोडक्ट्स को लाइसोसोम अपनी थैली के अंदर भर लेगा। ये अनवांटेड प्रोडक्ट है, ये कोई वेस्ट है सेल का, ठीक है, डेड ऑर्गेनल है, इस डेड ऑर्गेनल को, इस वेस्ट को लाइसोसोम अपने अंदर थैली में भरेगा। थैली में भरने के बाद इस लाइसोसोम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे तरह के एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, ट्यूबुल्स और साइक्लोस्केलेटन। ठीक है, तो पूरी सेल को एक बेसिक रूप से अगर हम समझते हैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, तो हम देखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आप ध्यान देके समझोगे। तो सबसे पहले आते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। ठीक है, तो सेल की जो डिस्कवरी है उसमें किस किस कहाँ कहाँ से क्या क्या योगदान आया। तो सबसे पहले सेल देखी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। तो रॉबर्ट हुक जब डिस्कवर कर रहा था, अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देख रहा था विभिन्न विभिन्न तरह की चीज़ों को, तो उसने देखा कि एक वुडन कोर्क था, तो उसके अंदर उसे कुछ छोटी छोटे पार्टीशन नजर आए, छोटे छोटे ब्लॉक्स नजर आए, जिन ब्लॉक्स को इसने नाम दिया सेल का। उसने कहा कि इस पूरे प्लांट की जो निर्माण है, पूरे प्लांट की जो संरचना हुई है वो इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक से हुई है, और इसको उसने कहा कि ये क्या है, सेल है। फिर उसके बाद न्यूक्लियस की खोज हुई थी सेल के अंदर, बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। इस न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर पहली लिविंग सेल जिसके द्वारा खोजी गई थी उसका नाम था एंटोइन वैन ल्यूवेनहुक। तो ये 1674 में इसने पहली लिविंग सेल खोजी थी। इसने पहली डेड सेल खोजी थी और वर्ल्ड की पहली सेल खोजी थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। और इसने क्या किया था, इसने पहली लिविंग सेल खोजी थी। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे कि किसने क्या खोज की, उस चीज को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसने जो है पहली लिविंग सेल खोजी थी, इसने पहली सेल खोजी थी जो ऑब्वियसली क्या थी, एक डेड सेल थी प्लांट कोर्क की। क्लियर। और इसने रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की थी, न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी न्यूक्लियस की खोज, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, उस न्यूक्लियस की जिसके अंदर डीएनए, आरएनए, क्रोमेटिन वगैरह चीजें भरी होती हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है। अब आते हैं वन बाय वन सेल के पॉइंट्स स्टडी करेंगे। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज सेल। सेल ही है जिस जो पूरी बॉडी की, पूरी संरचना की एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो सेल के अंदर अभी हमने वीडियो में भी देखा था कि ये चीज़ क्या होती है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है और डीएनए स्टार्टिंग फॉर्म में, डीएनए किस फॉर्म में होता है, क्रोमेटिन की फॉर्म में। और जब उसको डिवीजन होना होता है सेल को, तो वो सारे क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं और फॉर्म ले लेते हैं किसकी, क्रोमोसोम्स की। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, 23 पेयर्स होते हैं। ठीक, और डिवीजन जब होगा तो क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाएंगे। तो डीएनए के पास, इन्हीं के पास होती है सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कि किसी बच्चे का कलर, उसका बच्चे की हाइट, उसकी नोज, उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भरी होती है इन्हीं डीएनए के पास। इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिन तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स आप देख रही हो, ये पॉइंट्स क्या हैं, दीज आर राइबोसोम्स। कहाँ से निकले ये राइबोसोम्स,
इस न्यूक्लियस के अंदर से निकले। तो न्यूक्लियस के अंदर कहाँ कहाँ फॉर्म हुए थे? न्यूक्लियोलस में फॉर्म हुए थे। तो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोलस है उसने राइबोसोम्स को फॉर्म किया। वे न्यूक्लियस से निकलने के बाद जब बाहर आए तो इस ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आकर चिपक गए। तो जिन पर ये चिपके होते हैं उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, जिन पर नहीं चिपके होते हैं उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो आप ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है, ये गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस जो है वे क्या करते हैं? अब ये जो राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स जो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर चिपके हुए हैं ये प्रोटीन फॉर्म करते हैं जो अनफोल्डेड है। अनफोल्डेड प्रोटीन प्री फोल्ड होने के बाद वेसिकल्स के अंदर इसमें से बाहर निकलता है। कहाँ जाता है? गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी क्या करती है? उसको फोल्ड करती है, पैक करती है और लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह चीजें चिपकाकर उसको रेडी करती है ताकि ये सेल के काम आ सके। ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसी तरीके से सेल की पूरी इसके अंदर क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है क्या भरा होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो सेल क्या है? द स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल आधारभूत यूनिट है, ये आधार है जीवन का आधार है। एक सेल एक जीवन है और हजारों करोड़ों सेल्स मिलती हैं तब जाके कंप्लीट कॉम्प्लेक्स लाइफ, एक कॉम्प्लेक्स जीवन तैयार होता है जो ह्यूमंस का है। ठीक है, करोड़ों अरबों सेल्स। एक सेल से भी एक जीवन होता है। एक बैक्टीरिया है, छोटा सा माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है और उसके अंदर एक ही सेल है, तो वो भी एक जीवन है, उसकी भी सारी रिक्वायरमेंट्स है। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स बॉडी जो ह्यूमन बॉडी की है तो वो भी एक ही सेल से डिवाइड होने के बाद इस तरह की बनी है। तो वो भी बिल्डिंग ब्लॉक है किसकी? सेल की। तो सेल इज द फंडामेंटल, यही आधारभूत यूनिट है जीवन की, जिंदगी की। स्ट्रक्चरल यानी कि जो स्ट्रक्चर हमें मिला है, हम ऐसे हैं, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारी 2 आंखें एक नाक, इस तरह ये स्ट्रक्चर है हमारा। तो ये स्ट्रक्चर क्यों है? बिकॉज कुछ तरह की सेल्स का इस तरह का स्ट्रक्चर है। सेल्स ने हमें ये स्ट्रक्चर दिया है। ठीक है, और हर एक प्राणी का आप देखते हो कि स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक, तो स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल यूनिट है जीवन की और इसी को क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। स्टडी ऑफ सेल, जो सेल की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक, सेल इज कंसिडर्ड एज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है लाइफ की क्या है? बेसिक या फंडामेंटल यूनिट है। बिकॉज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ के सारे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? लाइफ के सारे कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है लाइफ के सारी चीजें। जीवन में जो भी आप करते हो, जो भी आप सोचते हो, जैसे भी आप हो, जो आपका नेचर है, जो आपके गुण हैं, जो बॉडी का कलर है, जो हेयर्स का कलर है, जो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ है, जो हाइट है, सब कुछ जो भी है वो सब कुछ क्या है? ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। जीवन के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आर डिस्प्लेस्ड बाय सिंगल सेल, वे उसी सिंगल सेल से आए हैं। सच एज मूवमेंट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा, सारे के सारे वही एक सिंगल सेल है जो डिवाइड होने के बाद धीरे धीरे एक पूरी बिल्डिंग ब्लॉक तैयार होता है, यानी कि एक पूरी कॉम्प्लेक्स लाइफ रेडी होती है। ये सेल है। नेक्स्ट, इट इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। जितने ऑर्गेनिजम्स है सबका बिल्डिंग ब्लॉक यही सेल है। इट इज कैपेबल टू परफॉर्म द बेसिक फंक्शंस ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जितने भी बेसिक आधारभूत फंक्शंस होते हैं, आधारभूत बेसिक फंक्शन क्या है? सोना, खाना और एक्सक्रीशन, बाहर निकालना, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकालना, न्यूट्रिशन लेना यानी कि ईट करना, खाना और सोना, मतलब यही है ना बेसिक चीजें। तो बेसिक तो यही है और सारे बेसिक चीजें कौन जो है मेंटेन करता है? सेल। चाहे ऑर्गेनिज्म कोई भी हो, चाहे वो कोई इंसान हो या बैक्टीरिया हो या कोई भी हो, कैसा भी कोई ऑर्गेनिज्म हो, टाइगर है, बुफेलो, कैट, जो भी है। नेक्स्ट, सेल का स्ट्रक्चर क्या है? तो सेल के पास क्या क्या चीजें होती हैं अगर हम अंदर देखते हैं तो मेनली बेसिकली तो 80% तो वाटर ही होता है, 12% क्या होते हैं? प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स मैंने बताया था, देखो वाटर के बाद सेकंड नंबर किसका है? प्रोटीन का। प्रोटीन्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव इन अवर बॉडी और इन अवर सेल। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं प्रोटीन्स की मैक्सिमम जो मैक्सिमम कंसिडरेशन होती है, जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है, कौन करता है? राइबोसोम्स। सो राइबोसोम्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो 12% प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड 2% है, शुगर 1% है और लिपिड 0.5% है। तो ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है। नोट, अब द सेल्स फाउंड इन आउटर लेयर ऑफ आवर स्किन आर डेड। ए नॉर्मल एडल्ट हैज अबाउट 2 किलोग्राम ऑफ डेड सेल। पता था आपको? 2 किलो सेल जो है, एक एडल्ट, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, जवान आदमी, 2 किलो डेड सेल लेकर घूम रहा है।
केवल 98% सेल्स हमारी बॉडी के अंदर क्या है, लिविंग है, लाइफ है उनके पास। लेकिन 2 किलो 2 किलोग्राम ऑफ सेल्स, 2 किलोग्राम ऑफ सेल्स जो है कैसी हैं, वे डेड है। ठीक है, 2 किलोग्राम ऑफ सेल्स आर डेड। नेक्स्ट, तो यही डेड सेल्स होती हैं जब हम नहाते हैं कई बार, तो या वैसे भी सेल्स धीरे धीरे हमारी बॉडी से नहाते टाइम भी कुछ तरह की सेल्स होती है, डेड सेल्स भी बॉडी की निकल जाती हैं। ठीक है, तो निकलती रहती हैं, फिर डेड होती रहती है, नई बनती रहती हैं, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। नॉर्मली एक बॉडी के पास 2 किलोग्राम सेल होंगी जो डेड होंगी। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स देखो क्या है, तो नंबर ऑफ सेल्स के हिसाब से मैं ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करता हूं, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से। तो 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनके पास केवल एक ही सेल होती है, जिनके पास केवल एक सेल होती है, तो वे क्या है, यूनिसेलुलर। जिनके पास बहुत सारी सेल होती है, मल्टीपल सेल होती हैं, ठीक है, मल्टीपल सेल्स होती हैं, तो वे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, बहुत सारी सेल्स की, जैसे कि हम लोग। तो ह्यूमन बींग्स आर द एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, कुछ तरह के, वे सारे के सारे क्या हैं, यूनिसेलुलर, एक सेल से बने होते हैं। तो नंबर ऑफ सेल के आधार पे देखते हैं तो 2 कैटेगरी हैं, 2 कैटेगरी 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। साइज के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिजम्स स्मॉल हो सकते हैं, लार्ज हो सकते हैं। ठीक है, स्मॉल होंगे तो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्या होगा, 0.1 माइक्रोमीटर, यानी कि नॉर्मल तरह के सिंगल माइक्रोस्कोप से दिखाई नहीं देगा, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाओगे, इतना छोटा साइज हो सकता है किसी ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, इतना छोटा साइज भी हो सकता है कि 0.1 माइक्रोमीटर का। ठीक, नेक्स्ट, बड़े से बड़ा जो सेल है, ऑर्गेनिजम्स है हमारे, क्या हो सकते हैं, तो फ्यू सेंटीमीटर या फ्यू। देखो, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है। लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म कौन सा है, लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म ब्लू व्हेल। ठीक है, लेकिन बात करूं लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल किसकी होती है, लार्जेस्ट सेल, बड़ी से बड़ी सेल क्या हो सकती है, तो ऑस्ट्रिच एग की सेल सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो ये शेप ऑफ सेल, सेल के शेप के आधार पर कितने टाइप हो सकती हैं सेल के, तो सेल राउंड हो सकती है, सिलेंड्रिकल हो सकती है, क्यूबॉइडल हो सकती है, स्पाइंडल हो सकती है, ब्रांच्ड और इररेगुलर। ये सारी चीजें हम थोड़ा सा आगे देखते हैं एक्सप्लेन्ड फॉर्म में। तो शेप ऑफ सेल ये है, स्फेरिकल शेप हो सकती है, जब किसी सेल का स्फेरिकल शेप होगा तो स्फेरिकल शेप किसका होगा, आरबीसी का होगा, आरबीसी का होगा, डब्ल्यूबीसी का होगा। ठीक है, एक्चुअली में आरबीसी तो डिस्क टाइप ही होती है, ये डिस्क टाइप कुछ इस तरह की होती हैं तो आरबीसी। लेकिन डब्ल्यूबीसी आप देखोगे तो डब्ल्यूबीसी बिल्कुल क्या होती है, स्फेरिकल। तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी ये हमारे ब्लड के अंदर होती है, ये सेल्स जो है कैसी होती हैं, स्फेरिकल होती हैं। सिलेंड्रिकल जो है ये मसल सेल्स होती हैं, सिलेंड्रिकल फॉर्म में पाई जाती हैं। तो मसल सेल्स सिलेंड्रिकल फॉर्म में भी पाई जाती हैं, स्पाइंडल फॉर्म में भी पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये कैसी हैं, ये स्ट्रेटेड हैं, और स्पाइंडल फॉर्म में जो पाई जाती हैं वे कैसी हैं, अनस्ट्रेटेड हैं। ठीक है, स्मूथ मसल्स। क्यूबॉइडल होती है एपिथेलियल सेल, इसका साइज जो शेप होगा वो क्यूबॉइडल फॉर्म में होगा। ब्रांच्ड फॉर्म में होगी एस्टोसाइट टाइप की सेल होगी। स्पाइंडल ये इरेगुलर किसकी होती है, अमीबा की। अमीबा आप देखते हो, देखो ऐसे ऐसे मैंने फॉर्म किया, ये भी अमीबा है। मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो ये भी अमीबा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कुछ कर दिया, ये भी अमीबा है। तो अमीबा का कोई रेगुलर साइज नहीं होता, आप कैसे भी थोड़ा बहुत अप डाउन करके बना दो तो कोई रेगुलर शेप साइज नहीं होता। तो ये सब अमीबा है ऐसे। ठीक है, तो अमीबा यूनिसेलुलर होता है, कहीं पे एक न्यूक्लियस होगा, बीच में साइटोप्लाज्म और डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनेल्स जो सेल के पास होते हैं वे भरे होंगे। नेक्स्ट, शेप ऑफ सेल। अब सेल का जो शेप है ना, वही चीजें जो हमने पहले पढ़ी थी उनको थोड़ा सा अब एक्सप्लेन फॉर्म में देखेंगे। तो शेप कैसी है, सर्कुलर शेप किसकी होगी, एग सेल की। स्पाइरल किसकी होगी, मसल सेल की। ठीक, ये देखो आप, जो आरबीसी हमारी है ये देख रहे होंगे, स्पाइरल शेप है ना, लगभग राउंड शेप भी कह सकते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है सर्कुलर यानी कि स्फेरिकल रूप में होगा, स्फेरिकल शेप होगी। स्पाइंडल शेप किसकी होगी, मसल की होगी। और लॉन्ग ब्रांच्ड शेप जो होती है नर्व सेल की होती है। नर्व सेल मतलब न्यूरॉन होता है, नर्व सेल कौन सी होती है, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन का आप डायग्राम देखोगे इस तरह का है, ब्रांच्ड फॉर्म में है। ठीक है, तो स्पाइरल फॉर्म क्या है, मसल सेल। ब्रांच्ड क्या है, नर्व सेल। डिस्क टाइप क्या होगी, ब्लड सेल यानी कि आरबीसी। और पूछेगा कि बिल्कुल एकदम स्फेरिकल शेप क्या होगी, तो स्फेरिकल शेप होगी डब्ल्यूबीसी की। नेक्स्ट इज साइज ऑफ सेल।
स्मॉलेस्ट सेल, लार्ज सेल। स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल जो होगी वो होगी 0.3 माइक्रोमीटर की, 0.3 माइक्रोमीटर, ये छोटी सेल होगी, स्मॉलेस्ट सेल है। लार्जेस्ट सेल क्या होगी? एग ऑफ ऑस्ट्रिच, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है वो सबसे लार्ज सेल मानी जाती है। फिर है डायमीटर ऑफ ह्यूमन आरबीसी, जो आरबीसी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो अभी मैं बता रहा था कुछ इस तरह की होती है डिस्क टाइप। तो वो जो आरबीसी है उसका साइज क्या होता है? उसका साइज होता है 7 माइक्रोमीटर, 7 माइक्रोमीटर, ये आरबीसी का साइज है। लॉन्गेस्ट सेल जो होती है, सबसे लंबी सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होती है कहीं भी, वो क्या होगी? नर्व सेल होगी। नर्व सेल मैंने बताया था, नर्व सेल किसको बोलते हैं? न्यूरॉन को बोलते हैं। न्यूरॉन इज द लार्जेस्ट सेल, ठीक है, सबसे लंबी सेल होती है। और सबसे बड़ी सेल क्या होती है? ऑस्ट्रिच एग। नेक्स्ट, नर्व सेल हैज द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पान, सबसे ज्यादा लाइफ जो होती है किसकी होती है? नर्व सेल की होती है। ये नोट है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मैंने क्या बताया क्या होते हैं? ये वे ऑर्गेनिज्म है जिनका निर्माण केवल एक ही सेल से हुआ, लेकिन इनकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन तो होते हैं, लेकिन डिवीजन जैसी होगा तो एक अलग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होगा, उसी बॉडी के अंदर नहीं होंगे। तो एक बॉडी है, एक लाइफ है और उसके पास एक ही सेल है। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ ओनली ए सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ क्या होती है? शॉर्ट होती है। इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा? किसी कार्य को करने की जो क्षमता है, कोई ऑपरेशन है, कोई कार्य, ऑपरेशन मतलब यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से है, किसी पर्टिकुलर कार्य से है, तो मुझे एक काम करना है, मुझे यहाँ से वहाँ जाना है, ठीक है, मुझे एक काम करना है, तो ये एक ऑपरेशन है मेरे लिए एक काम है, एक टारगेट है, इसको अचीव करने के लिए मेरे पास पर्याप्त एफिशिएंसी है, बजाय कि किसके? जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की जो ऑपरेशन वर्क करने की जो एफिशिएंसी होती है, जो एक सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो कम होती है, बजाय कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के मुकाबले, ठीक है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी कम है। एग्जाम्पल क्या है? अमीबा, पेरिमीशियम, युगलेना। तो ये इनके डायग्राम है। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल सेल्स, जिनके पास बहुत सारी सेल होती हैं, बहुत सारी करोड़ों अरबों सेल्स होती हैं, तो वे सारे ऑर्गेनिजम्स क्या हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। जैसे कि इंसेक्ट, ह्यूमन बॉडी, प्लांट बॉडी, और जो भी आप देखते हो, है ना, नॉर्मल लाइफ के अंदर जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखाई देते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वे हैं जो आप माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे। नॉर्मली आपको कोई भी लिविंग चीज़ दिखाई दे रही है तो वो क्या है? क्या होगी? मल्टी सेलुलर ही होगी, ठीक है। लाइफ प्रोसेस आर कॉल्ड, है ना, जिनके पास मल्टीपल सेल होती हैं एंड इज कैपेबल टू परफॉर्म डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग लाइफ प्रोसेस करने में काबिल हैं, उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनकी जो लाइफ, द लाइफ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लॉन्ग, है ना, मल्टी सेलुलर की लाइफ क्या होगी? ज़्यादा होगी। दे हैव हाई ऑपरेशनल फ्रीक्वेंसी, एफिशिएंसी भी क्या होगी उनकी? ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन बीइंग, एलिफेंट, रैट, कैट, बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट, सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी बेसिक पॉइंट है सेल के, ठीक है। तो सेल थ्योरी किसने दी थी हमें? सेल थ्योरी दी थी थियोडर शेवान ने 1839 में। तो सेल थ्योरी में क्या है? द सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। सेल जो है सारे लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर भी देखती है, फंडामेंटल्स भी है, मतलब आधारभूत भी है सभी ऑर्गेनिजम्स का, स्ट्रक्चर भी डिजाइन करेगी, और सारे काम, सारे बेसिक चीजें सब कौन करेगी? सेल करेगी। सब चीजों का जो मेन जो जिम्मेदारी है, जो स्ट्रक्चर है, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो क्या है? सेल है। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल, सारे ऑर्गेनिज्म, सारी लिविंग चीजें जितनी भी है, सबके अंदर एक या एक से अधिक सेल होती हैं। सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब एक ही सेल से सारी सेल बनेगी। अगर सपोज कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म के पास करोड़ों सेल है, लेकिन पैदा एक ही सेल से हुई होंगी। अब एक से दो, मतलब जितनी सेल आई हैं वे पहले किसी सेल से आई हैं। तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है, जो पहली की सेल हैं, उनसे ही और सेल बनेगी, ठीक है। सेल अराइज, सेल फॉर्म होंगी फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो सेल पहले से हैं उनसे,
नेक्स्ट, अब मैंने समझाया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो टाइप की सेल हैं। अब जीवन पर, धरती पर सबसे पहली जो सेल आई थी वो तो प्रीकैरियोटिक थी, ठीक है। उसके अंदर जो न्यूक्लियस था वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं था। सेल ऑर्गेनेल्स जो थे वे पूरी तरीके से डेवलप नहीं थे, उनके पास अलग से एक कोटिंग नहीं थी, एक कवरेज नहीं थी, ऑर्गेनेल्स अलग अलग नहीं थे, वे सब उसी साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं ना कहीं घूम रहे थे। उनके सारे फंक्शंस तो कर रही थी वो भी लेकिन उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। तो ये प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक क्या है? जिनके पास डेवलप न्यूक्लियस था, सारे ऑर्गेनेल्स अलग अलग थे, जिनके अलग अलग सेल, उनके कवरेज अलग अलग थे, कवरिंग थी उनकी अलग अलग अपने पास, तो वे यूकैरियोटिक हैं, ठीक है। तो समय के साथ इन्होंने डेवलपमेंट किया, समय के साथ इन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया, ये अभी भी वैसी ही हैं जैसी पहले थी। और किसमें पाई जाती हैं? बैक्टीरियाज में। तो पहला पॉइंट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास नहीं होगा, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। ये यूनिसेलुलर में पाई जाती हैं, ये मल्टी सेलुलर में पाई जाती हैं। दिस सेलुलर ऑर्गेनिज्म लैक इन न्यूक्लियस। देखो, ये जो ऑर्गेनिजम्स होंगे उनके पास एक पर्टिकुलर डिफाइंड न्यूक्लियस की कमी होगी। एग्जांपल क्या है? जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन ये जो सेल्स हैं, दीज सेल्स कंटेन ए न्यूक्लियस इनसाइड विच डीएनए इज फाउंड, ठीक है। इनके अंदर सारी चीज़ें होंगी, वेल डिफाइंड होंगी, स्मॉल होंगी, सिंपल होंगे। जो ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोटिक होंगे ये लार्ज होंगे और कॉम्प्लेक्स होंगे। नोट हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होंगे, इनके पास अलग अलग ऑर्गेनल्स होंगे जिनके पास अलग अलग अपनी अपनी खुद की मेम्ब्रेन होगी, ठीक है, वेल डिफाइन होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं होती, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट हिस्टोरिकल फैक्ट है, अबाउट 2000 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ। 2000 मिलियन साल पहले सबसे पहली सेल आई इस धरती पर, सबसे पहली सेल 2000 मिलियन ईयर्स पहले आई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इन्वर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड एंड एक्टिवेटेड 500 मिलियन ईयर्स एगो। 500 मिलियन साल पहले इन्वर्टिब्रेट्स आए और उन्होंने यहाँ पे चलना फिरना शुरू किया। इन्वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके पास बैकबोन, रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ठीक है। तो वे आई, से उसके बाद वे आए, और वे कब आए? 500 मिलियन साल पहले आए, ठीक। तो नेक्स्ट है नोट, लार्जेस्ट सेल क्या होती है? लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल क्या है? तो हमने देखी थी सेल हमने ना, तो सेल के अंदर सेंटर में काफी बड़ा एक ऑर्गेनल होता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या न्यूक्लियर, ठीक, न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस होगा। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल क्या है? राइबोसोम। राइबोसोम जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये क्या फॉर्म करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और न्यूक्लियस जो है सबसे लार्ज ऑर्गेनल होता है। नेक्स्ट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल प्लांट सेल के पास पाई जाती है। अब प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। क्या रीजन है? देखो, आप सभी जानते हो कि जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वे मूव नहीं कर सकते, वे बस एक जगह होते हैं, सारे काम करते हैं, सांस भी लेते हैं, एनर्जी भी फॉर्म करते हैं, वे इवन अपना खाना खुद बनाते हैं। हम तो बाहर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं फॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, लेकिन वे चल नहीं सकते। उनके पास एफिशिएंसी, जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, जो क्वालिटी को कम होती है, ठीक है, एक ही जगह होंगे, लेकिन उन्हें कुछ तो चाहिए ना फिर स्ट्रेंथ के लिए। अब उनके पास उनकी स्ट्रेंथ के लिए एक चीज होती है कि उनकी सेल के आउटर कवरेज में सेल वॉल होगी। सेल वॉल क्या है? सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई वो कवरेज है जो उसको बाहर के आक्रमण से बचाती है। जैसे कि सपोज करो, अब हमारे यहाँ देश के फौजी हैं, अगर वे कहीं वार में जाते हैं तो वे क्या पहनते हैं? बुलेट प्रूफ जैकेट, है ना। तो बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों पहनते हैं? कि जितनी बुलेट चल रही होंगी, वो कोई बाहर से कोई आक्रमण होगा, कोई बम फटेगा, तो उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो उस जैकेट पर टकराएंगे और बेकार हो जाएंगे, उनका असर नहीं होगा बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जो उसकी इनर पार्ट्स हैं वे क्या रहेंगे? वे सेफ रहेंगे। इसी प्रकार प्लांट सेल के पास भी आउटर मोस्ट पार्ट के अंदर, सेल के बाहर एक कवरेज होती है, सेल वॉल, और वो उसकी बुलेट प्रूफ कवरेज है। बाहर से जितने भी आक्रमण होंगे, बाहर से कोई मतलब टेम्परेचर का कोई ड्रास्टिक चेंज आ गया, ठीक है, या फिर कहो कि कोई फ्लड आ गई, या कोई ऐसे बहुत तेज आंधी चल रही है,
तो हर एक सिचुएशन में वो सेल जो है उसकी प्रोटेक्शन के लिए बाहर एक सेल वॉल है जो उसको अंदर के जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बाकी के ऑर्गेनल्स है, उनको सेफ रखती है। ठीक है, तो सेल वॉल जब आप कहोगे तो आप ध्यान दोगे कि ये फॉर्म होता है सेल्यूलोज से। सेल्यूलोज एक बहुत ही पक्का, एक रिजिड मटेरियल है जो सेल को रिजिडिटी प्रदान करता है। ठीक है, यही सेल वॉल क्या करती है, सेल को रिजिडिटी यानी कि स्ट्रेंथ, सॉलिडिटी प्रदान करती है। तो ये है सेल वॉल। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट है एक तरह से प्लांट सेल की। तो सेल वॉल इज ऑब्टेन्ड ओनली इन वेजिटेबल सेल्स। तो प्लांट सेल वॉल इज मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप ध्यान रखोगे सेल वॉल का निर्माण किससे होता है, सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज इज वेरी कॉम्प्लेक्स मटेरियल एंड इट प्रोटेक्ट स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, है ना, प्रोवाइड। तो ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ देता है, जो उसकी स्ट्रक्चर है उसकी स्ट्रक्चर को ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है प्लांट की। क्या चीज जो है, ये जो मटेरियल है सेल्यूलोज, जिससे क्या फॉर्म हुई है, सेल वॉल। ठीक है, तो ये जो बाहर कवरेज है ये सेल वॉल है। नेक्स्ट, सेल वॉल के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इट गिव्स सेल रिजिडिटी। रिजिडिटी से आप यही समझोगे कि रिजिडिटी मतलब होती है सॉलिडिटी। रिजिडिटी मतलब ये है कि सपोज बाहर से कोई ऐसे अटैक हुआ और ये चीज जो है अब बेंड नहीं हो रही, इसको असर नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है, तो ये क्या है, पक्की है, सॉलिड है। ठीक है, तो वही रिजिडिटी जो है क्या होती है, सेल वॉल देती है प्लांट्स को। तो इट गिव्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ, और ताकत देगी। इट एक्ट्स एज फिजिकल बैरियर टू द प्लांट। तो प्लांट के लिए क्या है, फिजिकल बैरियर है, बाहर से एक प्रोटेक्टिव लेयर है और फिजिकली उसको क्या प्रोटेक्ट करती है। टू प्रिवेंट सेल वॉल, टू प्रिवेंट सेल स्वेलिंग एंड ब्रस्टिंग एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब तुम्हें पता है प्लांट्स के अंदर तो वाटर कंटेंट काफी ज्यादा होगा, प्लांट्स के अंदर भी होता है, ह्यूमन बॉडी में भी है। तो क्या होगा कि अगर कभी किसी सिचुएशन में जो सेल है उसके अंदर काफी ज्यादा वाटर एंटर कर गया, और वाटर एंटर होगा तो क्या होगी, सेल जो है स्वेल करेगी, सेल स्वेल करेगी। तो स्वेल करेगी तो ऐसी कंडीशन में ज्यादा स्वेलिंग होगी तो प्लांट सेल क्या हो सकती है, ब्रस्ट हो सकती है। इट कैन बी ब्रस्ट, ये फट सकती है। लेकिन इसके बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर है जिसको सेल वॉल कहते हैं। अब ये स्वेल करेगी और ये सेल वॉल पर जैसे ही यहाँ पे टच करेगी तो ये इसके बाद जो है फर्दर स्वेल नहीं करेगी और ब्रस्टिंग भी इसमें नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन करेंगी किससे, ब्रस्टिंग से, फटने से। ये जो सेल वॉल है ये ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण, ज्यादा लिक्विड भरने से उस सेल की स्वेलिंग होने के बाद फटने से बचाती है। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल इंजरी। फिजिकल इंजरी, बाहर से अगर कोई इंजरी आ रही है तो उससे भी प्रोटेक्ट करती है क्योंकि काफी ज्यादा रिजिड है और स्ट्रॉन्ग है। नोट, सेल वॉल प्रोटेक्ट प्लांट सेल फ्रॉम वेरियस चेंजेस इन टेम्परेचर, फास्ट मूविंग एयर, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर एटसेट्रा। मतलब ये सारे के सारे नेचुरल फिनोमिनाज हैं, नेचुरल अटैक है। नेचर जब अटैक करेगी तो टेम्परेचर से करेगी। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, फास्ट मूविंग एयर है, आंधी चल रही है, तूफान है। तो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा है, बाहर देख रहे हो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, अभी बारिश हुई है, बार बार रेगुलर बारिश हो रही है, मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नेचर जब ड्रास्टिक फॉर्म इख्तियार करती है तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो वैसी कंडीशन में सेल वॉल जो है प्लांट सेल को क्या करेगी, प्लांट को प्रोटेक्ट करेगी। नेक्स्ट नोट, सेल्यूलोज इज यूज्ड फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग। सेल्यूलोज का पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज होता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन एस्पेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट, सेल्यूलोज इज आल्सो फाउंड इन बैक्टीरियल सेल। कुछ तरह की बैक्टीरियल सेल ऐसी हैं जिनके अंदर भी सेल्यूलोज या सेल वॉल पाई जाती है। जैसे कि ये तरह का तुम्हारा एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है, एनाटोमी। तो इसके अंदर आप देखोगे राइबोसोम भी है, सेल वॉल भी इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो इसके अंदर है ये क्या है, इसकी सेल वॉल है। ठीक है, न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, तो सब सारी चीज़ें हैं। ये जो छोटे छोटे यहाँ पे लगे हुए हैं ना, इन ये जो हेयर्स टाइप स्ट्रक्चर है ना, पाइलस कह रहा है, ये इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, मूव करने में हेल्प करेंगे। अगर इसका कोई भोजन इसके पास आया, कोई फूड पार्टिकल है जिसको एनगल्फ करना है, तो उसको भी कैच करने में, उसको अपनी तरफ खींचने में ये हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं जैसे बैक्टीरिया, तो उनमें हर एक में ये पाई जाते हैं। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म। सेल वॉल के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये बहुत तरह के ऑर्गेनल्स आते रहेंगे, धीरे धीरे हम उन सारी संरचनाओं को ध्यान से समझेंगे। तो साइटोप्लाज्म क्या है, तो साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक फ्लूइड है
ठीक है। साइटोप्लाज्म इज जेली लाइक फ्लूइड दैट फिल्स ए सेल मोस्टली वाटर एंड साल्ट। ठीक है, तो अब देख रहे हो आप, ये एक तुम्हारी सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के कवरेज के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिक्विड यहाँ पे फिल है, ये पूरा लिक्विड क्या है, साइटोप्लाज्म में जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर मेनली क्या भरा होता है, वाटर और साल्ट। वाटर कुछ तरह के साल्ट होंगे। इट हेल्प्स इन सेल रेस्पिरेशन। सेल रेस्पिरेशन क्या है? सेल रेस्पिरेशन होता है कि सेल सारे प्रोसेस करती है और एनर्जी का फॉर्मेशन करेगी। सेल सारी चीज़ें करेगी, सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगी और फिर क्या फॉर्म करेगी लास्ट में, एनर्जी। क्योंकि एनर्जी ही है जो फाइनली उसको जीवित रहने में और वर्क करने में हेल्प करती है, जो सेल डिवीजन उसको डिवाइड होने में हेल्प करती है। तो सेल रेस्पिरेशन दैट मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी विद बाई सेल। ठीक है, तो यही साइटोप्लाज्म को हेल्प करेगा। हेल्प द सेल टू मेंटेन इट्स शेप। यही साइटोप्लाज्म सेल की शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये चीज़ तो आप देख ही रही हो, देखो ये साइटोप्लाज्म यहाँ नहीं होगा तो सेल का ये शेप भी नहीं होगा। इसके पास ऑर्गेनल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स सब इधर उधर बिखर जाएंगे। तो यही है साइटोप्लाज्म में, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स घूम रहे हैं। ठीक है, और सारी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो यही इसकी शेप को भी मेंटेन करता है। सेल रेस्पिरेशन में मदद करता है। सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करता है। तो इट एक्ट एज स्टोर ऑफ इम्पोर्टेंट केमिकल्स। बहुत सारे तरह के केमिकल्स हैं जो इसके अंदर स्टोर होते हैं। इट इज़ फिजिकल बेसिस ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत सारी तरह की हैं जो इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो हैं उनका सबका फिजिकल बेसिस है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो मेटाबॉलिज्म दैट मीन्स यही होता है कि चीज़ें जो हैं अपने बेहतरीन फॉर्म से कुछ ना कुछ दे रही हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होना, बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का यूज़ होना, बेहतर यूज़ होना। तो मेटाबॉलिज्म में कई सारे बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म देखो ऐसा है, जैसे मैं कहूँ कि एक व्यक्ति है जिसका मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी है, दैट मीन्स वो जो भी कुछ ग्रहण करता है, खाता है, जो न्यूट्रिशन वो लेता है, उसकी बॉडी उसको बेस्ट तरीके से एब्जॉर्ब कर रही है, उसका डाइजेशन बेस्ट तरीके से हो रहा है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन भी बेस्ट हो रहा है, सेल के पास भी जा रही हैं, सेल उनकी एनर्जी भी बेस्ट फॉर्म में फॉर्म कर रही है। तो ये सारी चीज़ें अगर बिल्कुल बेस्ट तरीके से हो रही हैं, बॉडी के अंदर सारी एक्टिविटीज़ अपनी तरीके से बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही हैं, दैट मीन्स उसका मेटाबॉलिज्म बेस्ट है। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म जो एक्टिविटीज़ है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं कार्बोहाइड्रेट की, दूसरी चीज़ों की, उन सब का भी बेसिक जो है फिजिकल बेसिस जो है किसके पास है, साइटोप्लाज्म की वजह से। इट प्रोवाइड टर्जिडिटी टू द सेल। ठीक है, रिजिडिटी और एक वर्ड होता है टर्जिडिटी। टर्जिडिटी से भी इसकी सेल का शेप और साइज निर्धारित होता है और ये सेल को एक बेसिक वो स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद करता है। इट एड्स टू डिसोल्व वेस्ट प्रोडक्ट्स। बहुत सारे तरह के वेस्ट प्रोडक्ट जो सेल छोड़ती है, वे सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी किसके अंदर डिसोल्व होंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर ही डिसोल्व होंगे। तो ये साइटोप्लाज्म के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट इज न्यूक्लियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। सेल की सारी इंफॉर्मेशन, सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जीन्स की फॉर्म में होती है वो किसके पास है, न्यूक्लियस के पास है। न्यूक्लियस के अंदर किसके पास है, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमेटिन, डीएनए, क्रोमोसोम्स, है ना, ये सब एक ही फॉर्म है। ठीक है, मैंने समझाया था, क्रोमेटिन जो है जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम्स की फॉर्म लेता है। क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के ऊपर चिपके होते हैं छोटे छोटे जीन्स, और हर एक जीन के पास एक इंफॉर्मेशन है। यानी कि हमारी बॉडी के 1,00,000 कैरेक्टर हैं, तो हमारी बॉडी के हर एक सेल में 1,00,000 पेयर है जीन्स के, और हर एक पेयर के पास क्या है, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। यानी कि हमारी बॉडी का एक कैरेक्टर एक पेयर ऑफ जीन के पास है। ठीक है, जो कैरेक्टर है, एक जो जीन है वो मदर से मिला है और एक जीन हमें फादर से मिला है। ठीक, तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर सारे कैरेक्टर्स होते हैं। इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ सेल विच इज द इंफॉर्मेशन सेंटर। ये दिमाग है सेल का। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या है, सेल का ब्रेन है। इट इज द ब्रेन ऑफ ए सेल। ठीक, सारी चीजें यहीं से निर्धारित होंगी। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस मैंने समझाया था कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या फॉर्म होते हैं, मेनली राइबोसोम्स। ठीक है, जो प्रोटीन फॉर्म करते हैं। तो ये इसके पोर्शन है, यहां से जो भी कुछ फॉर्म होगा इसके बाहर आ सकता है। तो इन्हीं पॉइंट से, इन्हीं पोर से जो है राइबोसोम्स बाहर निकलते हैं।
न्यूक्लियस के अंदर से, ठीक है। तो इसके पास ये इंफॉर्मेशन सेंटर है कंट्रोलिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ए स्मॉलर डेंस स्ट्रक्चर अपीयर इन द सेल इज कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। सेल के अंदर जो एक बहुत ही घनी, बहुत ही ज़्यादा डेंस एक स्ट्रक्चर होती है, लार्ज स्ट्रक्चर होगी, सेंटर में होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के क्या क्या काम है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं, भी हम यहाँ देखें। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, 85% प्रोटीन होंगे। इतने सारे प्रोटीन न्यूक्लियस के पास क्यों होंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर मैंने क्या बताया कि सारी इन्फॉर्मेशन होती है जीन्स की फॉर्म में, जो जीन्स चिपके होंगे डीएनए पर और डीएनए होंगे क्रोमोसोम में, ठीक है। तो वे सारे इन्फॉर्मेशन, वे सारे जीन्स, जो करोड़ों जीन्स हैं, अरबों जीन्स हैं, वे सारे जीन्स फॉर्म होते हैं प्रोटीन से, ठीक है। हर एक जीन एक अलग तरह की प्रोटीन से फॉर्म होगा, हर एक जीन एक तरह का कोड है, एक तरह का कैरेक्टर है, ठीक है। और जो किससे फॉर्म हुआ है, प्रोटीन से। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्रोटीन इसके पास कितना होगा, 85%, आरएनए होगा 10% और डीएनए होगा 5%, ठीक। इट इज द फर्स्ट ऑर्गेनल टू बी डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने इस ऑर्गेनल को डिस्कवर किया था, यानी कि सेल के अंदर जो सबसे पहला ऑर्गेनल डिस्कवर हुआ था वो न्यूक्लियस ही था और रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। इट इज डबल मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनल, इसके पास जो मेम्ब्रेन होती है डबल मेम्ब्रेन होती है और ऐसा ऑर्गेनल है, और ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता। द मेटीरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक क्रोमेटिन्स, है ना, अभी समझाया था कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, थ्रेड लाइक, धागे संरचना में क्रोमेटिन होते हैं, विच इज मेड अप ऑफ डीएनए, जो डीएनए से बने होते हैं। क्रोमेटिन बिकम्स क्रोमोसोम्स, जब सेल डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन्स जो हैं ये किस में फॉर्म हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स में फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल डिवीजन होगा। फंक्शन क्या क्या है इसके, तो सबसे पहला, इट इज द ब्रेन ऑफ सेल, कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज ऑफ द सेल, ठीक है। सेल का दिमाग है और सेल की सारी एक्टिविटीज यही कंट्रोल करेगा, न्यूक्लियस। नेक्स्ट, इट कंटेन्स द सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीन्स, ठीक है। तो जेनेटिक साइंस के अंदर हम इसके बारे में पढ़ते हैं, और ये जो जीन्स होते हैं, इसी यही जीन्स जो है कैरेक्टर्स होती हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन होती है हर एक कैरेक्टर की, ह्यूमन बीइंग के, ठीक है। हर एक कैरेक्टर की इंफॉर्मेशन एक जीन के पास होती है। तो इसके पास तो जीन्स होते हैं, जीन्स होते हैं तो हम क्या कहेंगे, इट कंटेन सेल हेरिडिटी इंफॉर्मेशन एंड कंट्रोल्स द सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब एक सेल से दो सेल, दो से चार, तो सेल की ग्रोथ और उसके रिप्रोडक्शन सब कुछ कंट्रोल करता है उसका न्यूक्लियस। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, और न्यूक्लियोलस जो है राइबोसोम्स फॉर्म कर रहा है, और राइबोसोम्स ही क्या क्या बनाते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन फॉर्मेशन भी इसी का ही काम है, ठीक है। मेनली ये राइबोसोम फॉर्म करेगा तो प्रोटीन भी यही फॉर्म करेगा। इट एक्ट्स एज द स्टोरेज यूनिट फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए। आरएनए और प्रोटीन्स का एक तरह का क्या है, स्टोरेज यूनिट होता है न्यूक्लियस। इट इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो यहाँ पे मैसेंजर आरएनए फॉर्म होते हैं, जिससे इसके बाद क्या होता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन फॉर्म होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम्स टेक प्लेस इन द न्यूक्लियोलस। इस न्यूक्लियोलस के अंदर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसके अंदर जो है राइबोसोम्स फॉर्म होते हैं, जो कि प्रोटीन फॉर्म करते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है, तो ये जेली टाइप लिक्विड है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर के जेली टाइप लिक्विड को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल के अंदर के जो जेली टाइप लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट, अब दो तरह के ईआर होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ होगा और एक रफ होगा, ठीक है। स्मूथ पर जो है राइबोसोम्स नहीं चिपकते, और जिस ईआर पर राइबोसोम्स चिपकते हैं वो हो जाता है रफ ईआर। तो स्मूथ ईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये इसके फंक्शंस क्या हैं, तो देखो यहाँ पे जहां जहां राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, ये बेटा ये क्या है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। जिन पर ये देखो वेसिकल टाइप ये स्ट्रक्चर जो है, जिन पर राइबोसोम्स नहीं चिपके हुए, नहीं स्टिक नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ इसेंशियल लिपिड्स, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या सिंथेसिस होते हैं, इसके अंदर क्या सिंथेसिस होते हैं, लिपिड्स सिंथेसिस होते हैं, सच एज phospholipids and cholesterol. Next, smooth ER is also responsible for the production and secretion of steroid hormone. तो steroid hormone आप आगे क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। ये ऐसा हार्मोन है
ठीक है, जिस हार्मोन की वजह से सेक्सुअल एक्टिविटीज पर असर होता है। यानी कि अगर कोई मेल है जो कि इज नॉट एबल टू गिव बर्थ फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, एबल नहीं है, दैट मीन्स देर इज ए पर्टिकुलर लैक ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को बॉडी के अंदर, सेल के अंदर पचाने में, यूज करने में जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो लिपिड और द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, दीज 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है फोस्फोलिपिड्स जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जहां पे ये चिपके हुए हैं, ये जो राइबोसोम्स हैं, दीज साइट्स दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेन काम तो प्रोटीन सिंथेसिस ही होगा। ठीक है, और प्री फोल्डिंग, प्री मॉडिफिकेशन, ठीक है, गोल्जी एपरेटस के अंदर, गोल्जी बॉडी के अंदर वे प्रोटीन्स की चेन को जाने से पहले का जो फोल्डिंग है वेसिकल्स के अंदर, वो कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कवर्ड विद राइबोसोम्स, इसके चारों तरफ चिपके होते हैं, इन द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है, फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोटीन फॉर्म होगा। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पोस्ट मतलब पहले का, क्योंकि देखो मॉडिफिकेशन, फोल्डिंग, शॉर्टिंग का काम किसका है? गोल्जी बॉडी का है। लेकिन पहले का, उससे पहले, गोल्जी बॉडी से पहले का, पोस्ट जो ये सब काम होंगे, मॉडिफिकेशन, फोल्डिंग, शॉर्टिंग जो होगी प्रोटीन की, वो सब काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स इन रफ ईआर ट्रांसलेट द mRNA। जो राइबोसोम्स होते हैं वे इस mRNA को ट्रांसक्रिप्ट करते हैं एमिनो एसिड के अंदर, दैट आर अटैच्ड टू बिकम पॉलीपेप्टाइड्स। तो ये एमिनो एसिड क्या है बेटा? तो एमिनो एसिड इज द सिंपल फॉर्म ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की सिंपल फॉर्म को क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड। जैसे फैट की सिंपल फॉर्म को फैटी एसिड, तो एमिनो एसिड प्रोटीन की ही सिंपल फॉर्म है। तो ये कह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड जो राइबोसोम्स होते हैं रफ ईआर के अंदर, वे एक्चुअली में mRNA को चेंज करते हैं किसके अंदर? एमिनो एसिड के अंदर, जो प्रोटीन की सिंपल फॉर्म है। और यही जो प्रोटीन का सिंपल फॉर्म है, यही जुड़ के क्या बनाता है? पॉलीपेप्टाइड्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स इज, जब ये बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ते एक लंबी चेन फॉर्म करेंगे, तो उस एक लंबी चेन को हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है किसके द्वारा? राइबोसोम्स के द्वारा। और राइबोसोम के द्वारा होता है, दैट मीन्स राइबोसोम कहाँ है? रफ ईआर में। तो इज ए फंक्शन ऑफ रफ ईआर। रफ ईआर के पास राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स mRNA को, मैसेंजर आरएनए को चेंज करने हैं एमिनो एसिड के अंदर, जो कि आपस में जुड़ के बना रहे हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, विच इज इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सेल और ए लाइफ। नेक्स्ट, गोल्जी बॉडी। गोल्गी बॉडी क्या करती है? गोल्गी बॉडी का काम बस यही है जो मैंने अभी बताया था पहले, कि पोस्ट काम वो करता है, बाद में ही करता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली में क्या करेगा कि जो चेन एक बनी है प्रोटीन की, उस चेन को एक पर्टिकुलर शेप के अंदर फोल्ड करेगा। ठीक है, अब उसके अंदर लिपिड्स, कुछ तरह के कार्बोहाइड्रेट्स पर चिपका लेगा जो जरूरी है। ठीक है, और फिर सेल के विभिन्न पार्ट्स में जहां भी उसकी जरूरत है वहां पे उसको ट्रांसफर कर देगा। तो ये क्या करता है? मॉडिफाई प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, इवन कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को मेनली और लिपिड्स को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। ठीक, प्रोसेस मटेरियल्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। जो मटेरियल है प्रोसेस हो रहे हैं उनको सेल से रिमूव करता है, लेके जाता है। मेक एंड सीक्रेट म्यूकस। तो म्यूकस को फॉर्म भी करता है और सीक्रेट भी करता है। म्यूकस क्या होता है? चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये काफी जरूरी होता है बॉडी के अंदर, सब जगह ही अंदर, एब्डोमिनल कैनाल के अंदर भी सब जगह मिलता है। तो नेक्स्ट है पैकेजिंग करता है प्रोडक्ट्स की इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। तो इनको वेसिकल्स के अंदर भरकर ट्रांसपोर्ट करने का काम भी किसका है? गोल्जी बॉडी का है। तो मॉडिफिकेशन करना प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, उनको पैकेज करना, उनको मॉडिफाई करना और ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे काम किसके हैं? गोल्गी बॉडी के हैं। नेक्स्ट एंड ठीक है, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में